बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वास। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ODR। ODR मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट। जब आपने अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस रन करना है तो फिर आपको अमेज़ोन की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो फिर आप उनकी वायलेशन नहीं करेंगे, और जब आप उनकी वायलेशन नहीं करेंगे तो आप सेफली तरीके के साथ अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस को रन कर सकते हैं। अगर आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर आप उन चीज़ों की वायलेशन करेंगे, जो कि फिर आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ मूव करता है, और उसकी वजह से आपकी अकाउंट हेल्थ वो डाउन होती है और आपका बिज़नेस एक जो फ्लो में चलता है ना, वो रुक जाता है। तो इसलिए आपको जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आज हम उसकी एक पॉलिसी है जिसको हम ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, अगर इस रीज़न की वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है तो किस तरह हम उसके लिए अपील भी सबमिट करते हैं। सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको अमेज़ोन के सेलर सेंटर के ऊपर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप ये 3 लाइंस के ऊपर जब क्लिक करके अकाउंट हेल्थ के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के अंदर आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट मिलेगा। और ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट अमेज़ोन के 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट नंबर पर नेगेटिव फीडबैक, सेकंड नंबर A to Z गारंटी क्लेम्स, और थर्ड नंबर पर है चार्जबैक क्लेम। इन सब के ऊपर ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है ना डिपेंडेंट होता है। अगर इनमें कोई भी वायलेशन आप करते हैं तो फिर आपका ODR जो है ना उसको इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। और ये अमेज़ोन ने आपको जस्ट अंडर 1% की आपको छूट दी है। यानी कि अगर आपके 100 ऑर्डर है ना, उसमें से अगर एक ऑर्डर आपका ODR में आ भी जाता है तो कोई बात नहीं। अगर 2 आते हैं तो फिर आपकी परसेंटेज जो कि अंडर 1% है वो 2% हो जाती है, और फिर आपका ODR यहाँ पर आपको उसकी वायलेशन की नोटिस वगैरह आते हैं। अगर आप खुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके नंबर शो होंगे। अगर अमेज़ोन के थ्रू अगर आप अपने ऑर्डर को फुलफिलमेंट कराते हैं तो यहाँ पर आपको वो शो होंगे। और ये मोस्टली आप जब FBM करते हैं तो फिर ही आपको ये देखने को मिलता है। FBA में भी मिलता है, मगर FBM में आपको ये ज़्यादा मिलता है। ODR में यही होता है कि कोई भी अगर आपने अपने ऑर्डर डिलीवर किया तो उसमें कोई भी अगर कोई एरर आ गया, कोई लेट शिपमेंट डेट हो गया, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट डैमेज मिला, कोई भी इशू आया तो वो आपके ऑर्डर जो डिफेक्ट रेट है ना उसके ऊपर वो असरअंदाज होता है उसका। और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ODR को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने ODR को कैलकुलेट करना है तो जितने भी आपके ऑर्डर होंगे, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्डर हैं टोटल 100 में से आपके 10 ऑर्डर डिफेक्टेड है। 10 ऑर्डर आपके डिफेक्टेड है। 100 ऑर्डर आपके टोटल हैं और उसमें से आपके 10 ऑर्डर जो है वो डिफेक्टेड है। तो आप जितने भी आपके डिफेक्टेड ऑर्डर होंगे, ये जैसे 10 है, 10 उसको आप 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए आप वहाँ पर अपने ODR जो रेट है ना आपका, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिख भी देता हूँ जी। तो इस तरह का फार्मूला आपको होगा। यहाँ पर आपके डिफेक्टेड ऑर्डर आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे आप टोटल ऑर्डर जो आपको रिसीव हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ। तो जो भी आपकी परसेंटेज आएगी वो आपके ODR की परसेंटेज होगी। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैसे अमेज़ोन आपको जो अमेज़ोन की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये आपको अंडर 1% ही आपको देता है। कि अगर आप अंडर 1% है तो फिर आप ठीक है, अगर आप इससे बढ़ते हैं तो फिर आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। और इसकी आपको अमेज़ोन एक टाइम विंडो देता है जो कि 60 डेज की होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको 60 डेज की आपको टाइम विंडो देता है। ODR डिफेक्ट रेट की यहाँ पर आपको 60 डेज की टाइम विंडो देता है। और यहाँ पर ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका ODR डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर उसके नंबर शो होते हैं अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं। तो अगर आपने इसकी रिपोर्ट
डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आप डाउनलोड रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप इजीली इसकी रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप केयरफुली भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन चीज़ों की कि जिन चीज़ों के ऊपर ये इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट नंबर पर अगर बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की हम इस तरह बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना प्रोडक्ट बायर को डिलीवर किया है तो आपका अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी चीप क्वालिटी है, आपने किसी लोकल मार्केट से उसको मैन्युफैक्चर करवाया, तो आपका बायर जब उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद वो देखेगा कि इसकी क्वालिटी तो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और बड़े बड़े और अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ किए कि इसकी क्वालिटी ऐसे है, उसकी क्वालिटी ऐसे है, मगर जब उस प्रोडक्ट को बायर ने यूज़ किया, बायर ने यूज़ करने के बाद देखा कि उसकी क्वालिटी तो चीप क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसका जो फीडबैक देगा वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर जितने भी फीडबैक्स वगैरह आते हैं फिर वो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आते हैं, और नेगेटिव फीडबैक का यहाँ पर फिर उसका नंबर शो होगा। नंबर शो होने के बाद फिर वो आपका ODR के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से अच्छे रखें। आप जब अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा भी लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की लाजमी इंस्पेक्शन कराएं। जितनी भी इन्वेंट्री आप रेडी करवाते हैं उसकी इंस्पेक्शन आप लाजमी कराएं। तो इस तरह आपको ये नेगेटिव फीडबैक रिसीव होते हैं। उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम, A to Z गारंटी क्लेम के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको उसके नाम से नज़र आता है कि A to Z में ये आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट बायर को रिसीव बहुत ही लेट हुआ, जो आपने टाइम पीरियड वहाँ पर लिखा है उस टाइम पीरियड से 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद उसको रिसीव हुआ, तो वो बायर आपको A to Z गारंटी क्लेम देता है। उसके बाद बायर को आपका प्रोडक्ट डैमेज रिसीव हुआ तो वो आपको A to Z गारंटी क्लेम देता है। अगर बायर को आपका प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ तो वो फिर आपको A to Z गारंटी क्लेम देता है। अगर आपके बायर को प्रोडक्ट रिसीव हुआ, उसका बॉक्स रिसीव हुआ, मगर उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो है ही नहीं, उसका बॉक्स रिसीव हुआ उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं आया, तो फिर आपको वो A to Z गारंटी क्लेम देगा। अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल टी शर्ट की लिस्टिंग है और वहाँ से उसने ऑर्डर बाय किया और उसको रिसीव पैंट हो रही है, तो फिर वो आपको A to Z गारंटी क्लेम देगा। इस तरह जितने भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं, जितने भी क्लेम्स आते हैं बाकी, तो वो सारे A to Z गारंटी क्लेम के अंदर आते हैं। चाहे आपके बायर को ऑर्डर लेट मिले, डैमेज मिले, यूज्ड मिले, तो गलत मिले या मिले ही ना, सारी चीज़ें A to Z गारंटी क्लेम के अंदर आती है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आप अपने टीम मेंबर को बढ़ा दें। अगर आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे तो फिर आप इस चीज़ को लाजमी डेली इसको चेक करें कि जो भी ऑर्डर बायर को जा रहा है वो सही जा रहा है, टाइम से जा रहा है, उसको डैमेज तो नहीं मिल रहा, वहाँ पर उसकी पैकेजिंग वगैरह हमसे प्रॉपर हुई है। अगर पॉली बैग्स का कोई इशू है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी सेफ्टी ज़्यादा चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करें। हर इस चीज़ को देखें जो कि बायर के लिए उसको यूज़ करना, उसको रिसीव करना आसान रहे, ताकि आप इन क्लेम से बच सकें और जिसकी वजह से आपके अकाउंट हेल्थ सेव रहे और उससे फिर आप पूरे अमेज़न का जो अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली आप रन कर सकें। तो यह अगर कोई भी गलती वगैरह होती है तो वो यहाँ पर आपके नंबर शो होते हैं जो कि ODR के ऊपर फिर डिफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जबैक क्लेम में। चार्जबैक क्लेम में ज़्यादातर सेलर की गलती नहीं होती, मगर उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए कि अगर ये इशू भी आता है तो वो इससे बचने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी आपको ऑर्डर वगैरह आता है उसकी सारी इनवॉइसेस आपके पास होनी चाहिए, उसकी आप जो ट्रैकिंग ID आप प्रोवाइड करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसकी जितनी भी ऑर्डर की ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी बायर के क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया हो उसके किसी और मेंबर ने, फॉर एग्जांपल एक बायर है, उस बायर के क्रेडिट कार्ड को उसके भाई ने यूज़ किया, उसकी सिस्टर ने यूज़ किया, उसकी वालदा ने या उसके वालिद ने, किसी ने भी यूज़ किया, उसके फ्रेंड को ने यूज़ किया, चाहे उसने मिस्टेकली उसको यूज़ किया या उसने जान के उसको यूज़ किया, तो उसके क्रेडिट कार्ड को अमेज़न के ऊपर आकर उसने यहाँ वहाँ पर आपसे ऑर्डर ले लिया या किसी भी सेलर से ऑर्डर ले लिया, तो अमेज़न ने उस कार्ड से डिडक्शन करने के बाद आपको उसकी फ़ीस दे दी जो उसकी बनती है अमेज़न की, उसने रख ली, तो ऑर्डर आपने उस
बायर को डिलीवर कर दिया। उस बायर को डिलीवर हो गया तो जो उस क्रेडिट कार्ड का ओनर होगा, जो वो कार्ड होल्डर होगा, वो देखेगा कि मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ, मुझे ये ईमेल रिसीव हुई है कि मेरे कार्ड से इतने डॉलर या इतने पैसे डिडक्शन हुई है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से, जो कि मैंने की ही नहीं है। तो फिर वो अपने बैंक को कॉल करता है कि मेरे कार्ड से इतने पैसे वहाँ से डिडक्शन हुई है और मैंने तो की ही नहीं, तो आप मेरा ये जितने भी पैसे हैं मुझे ये रिफ़ंड करें, क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। तो फिर बैंक वाले उससे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछते हैं। वो पूछने के बाद फिर बैंक वाले अमेज़ॉन से कांटेक्ट करते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है, जो कि हमारा कार्ड होल्डर कह रहा है कि मैंने तो की ही नहीं। तो फिर अमेज़ॉन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को सेफली रखने के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करते हुए फिर वो सेलर के पास आता है, सेलर से पूछता है कि हाँ जी, ये बैंक वालों की तरफ से ये इशू आया कि यहाँ पर आपसे जो भी कार्ड यूज़ हुआ है ऑर्डर रिसीव करने के लिए, तो वो तो उसने किया ही नहीं। तो फिर अमेज़ॉन उसको कहता है, सेलर को कहता है कि आप मुझे कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें कि जिसकी बेस के ऊपर मैं इस चीज़ का फैसला कर सकूं कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, आपको ऑर्डर आया तो आपने ऑर्डर दे दिया। तो वो आपने फिर ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है कि आपने अपने वो ट्रांजैक्शन जो डिटेल वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो ट्रैकिंग आईडी वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये आपके पास होनी चाहिए तो वो आप उस टाइम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप वो टाइम पीरियड के अंदर जो अमेज़ॉन ने आपने कहा होगा, अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करते तो फिर अमेज़ॉन आपको ही गलत समझेगा, फिर आपके अकाउंट से वो पैसे लेकर फिर उस जो कार्ड होल्डर है उसके कार्ड में रिफ़ंड कर देगा, यानी कि वो बैंक वालों को दे देगा, फिर बैंक वाले उसके कार्ड के अंदर इसको रिफ़ंड कर देंगे। तो वो फिर चार्जबैक क्लेम फिर आपके इस जगह पर आपका असरअंदाज होता है, जो कि आपका ODR के ऊपर डिफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती है, इसको टाइम टू टाइम आप इसको केयरफुली देखेंगे तो फिर आपका ODR जो है ना परफेक्ट रहेगा। अगर आपका ODR परफेक्ट रहेगा तो आपका जो बायर है ना वो आपके साथ हैप्पीली बाइंग करेगा। तो ये तो हो गया कि आपका ODR इस तरह आपका डिफेक्ट रेट जो है ना वो असरअंदाज होता है। तो अगर आपका किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम या चार्जबैक क्लेम, किसी भी क्लेम की वजह से अगर आपका ODR जो डिफेक्ट रेट है ना वो असरअंदाज होता है, जो कि आप यहाँ से इसके नंबर्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको टोटल नंबर वो देंगे ना कि आपका जो ODR डिफेक्ट रेट है ना वो यहाँ पर टोटल है। तो यहाँ पर भी ये नीचे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर लदा आपको नंबर रिसीव होंगे, तो यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम विंडो के हिसाब से भी देख सकते हैं, और रिपोर्ट्स वगैरह आपने डाउनलोड करनी तो यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी इशू आ गया इन तीनों चीज़ों के ऊपर या ODR के ऊपर, तो उस रीज़न की वजह से अमेज़ॉन ने आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद फिर आप किस तरह एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करेंगे, किस तरह आप एक अपील लिखेंगे और फिर आप उसकी टीम को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम प्लान ऑफ एक्शन किस तरह रेडी करेंगे। जैसे आप प्लान ऑफ एक्शन लिखेंगे तो प्लान ऑफ एक्शन के अंदर 4 चीज़ें लाजमी होती हैं। तो उसका टेम्पलेट किस तरह का होना चाहिए उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है VTR के नाम से, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप यहाँ पर मेरे चैनल को एक्सप्लोर करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स का मैं आपको साथ साथ बता भी दूँगा, मगर जो क्लियरली तौर पर किस तरह हम एक अपील को लिखते हैं वो आपको उस वीडियो के अंदर ईज़िली मिल जाएगा। यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं कि जैसे आप प्लान ऑफ एक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आपको नोटिस रिसीव हो गया अमेज़ॉन की तरफ से ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से, तो उसके वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उसकी आपने अपील सबमिट करनी है। आप ऊपर लिखेंगे डियर सेलर परफॉर्मेंस टीम, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे आई एम द राइटिंग ऑफ दिस अपील, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस का नाम लिखने के बाद आप साथ लिखेंगे कि मेरा ODR की वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मुझे एक नोटिस रिसीव हुआ है अमेज़ॉन की टीम की तरफ से, तो मैं उस नोटिस को देखने के बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपील सबमिट कर रहा हूँ। आप मेरी इस अपील को केयरफुली रीड करें। रीड करने के बाद आप मेरी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशनें होगी आप उसको चेक करें। मेरी जो ये सर्चिंग होगी, जो मेरे एंड से जो भी गलती वगैरह आप सारी मेरी अपील को स्ट्रॉन्गली आप देखें। देखने के बाद फिर आप मेरे अकाउंट को एक्टिवेट कर दें। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आप अगले पॉइंट में ये लिखेंगे, आप वहाँ पर अब दूसरा जो पोर्शन होगा प्लान ऑफ एक्शन का वो होगा
रूट कोज। पहला आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे पोर्शन में आप रूट कोज लिखेंगे, तीसरे पोर्शन में आप लिखेंगे करेक्टिव एक्शन लिखेंगे और चौथे पोर्शन में आप प्रिवेंटिव मेजर लिखेंगे। तो ये 4 पोर्शन होते हैं प्लान ऑफ एक्शन के। तो इस तरह 4 ऑप्शन को आप लिखने के बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपील वहाँ पर आप जब लिख लेंगे तो फिर आप सबमिट करेंगे। तो पहला ऑप्शन लिखने के बाद फिर आगे हम बात करते हैं रूट कोज के अंदर। रूट कोज के अंदर आप कुछ वहाँ पर पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हैं कि जिस वजह से फिर आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ वो अमेज़ॉन आपका फिर उसको रीएक्टिवेट कर देता है। जैसे कि आप रूट कोज के अंदर पॉइंट नंबर 1 में लिख सकते हैं कि हम जिस कैरियर सर्विस को यूज़ कर रहे थे उसने कुछ जो पार्सल्स वगैरह ना उसको उसने खो दिया। उसमें से एक पार्सल हमारा भी था जो कि उसने किसी रीज़न की वजह से कि उनके जो ट्रांसपोर्ट थी वो हाईजैक हो गई है या कोई और रीज़न, कोई भी आप रीज़न साथ अटैच करके आप लिख सकते हैं कि उस सर्विसेज जो कैरियर हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारा पार्सल जो ना वो खो चुका है। तो उस इशू की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी जो बायर ने हमें मैसेजेस वगैरह किए थे उसको भी हम टाइम टू टाइम उसको रिप्लाई नहीं कर सके हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज इतना नहीं था कि हमने अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई तो हमने किस तरह अपने बायर के मैसेजिंग वगैरह के रिप्लाई करके उसको हमने मुतमिन करना होता है। तो ये हमारी टीम जितनी में स्टाफ है वो इस चीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 में आप कह सकते हैं कि हमने जो भी इन्वेंट्री वगैरह हम हैंडल कर रहे थे उसमें हम फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्टोरेज वगैरह थी वो इनप्रॉपर थी और हमारे जितने भी पार्सल्स वगैरह थे वो एक दूसरे के ऊपर पड़े थे और एक दूसरे के ऊपर आने के बाद क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज वो कम थी तो एक दूसरे के ऊपर आने के बाद जो नीचे पार्सल पड़े हुए थे वो डैमेज हो चुके। तो डैमेज होने के साथ फिर हमने जब वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को डिलीवर किए बगैर चेक किए अगर हमने उसको डिलीवर कर दिया तो वो बायर को डैमेज रिसीव हुए। तो फिर बायर ने हमें ODR डिफेक्ट रेट के अंदर जो नेगेटिव फीडबैक दिए हैं उसने A to Z गारंटी क्लेम वहाँ पर दिए हैं, तो जिस रीज़न की वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लिख सकते हैं कि हमें A to Z गारंटी क्लेम रिसीव हुआ था, उसके बाद हमें चार्जबैक क्लेम भी रिसीव हुआ है कुछ ऑर्डर्स के ऊपर, जिस रीज़न की वजह से हमारा जो ODR है ना वो 1% से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अमेज़ॉन ने उसको अंडर 1% रखने के लिए कहा था और हमारा उस 1% से ज़्यादा हो गया। तो इस रीज़न की वजह से हमारा अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेशन के ऊपर चला गया है। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 4 में कह सकते हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये हमारी मिस्टेक है, हम फेल हो चुके हैं ODR को अंडर 1% रखने के लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकें और मैं अपनी टीम मेंबर को इस अमेज़ॉन की पॉलिसी के बारे में भी गाइड करना, एजुकेट करना, मैं इसमें फ़ेल हो चुका हूँ। तो मेरी अमेज़ॉन की जितनी भी टीम्स हैं उसकी इस पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि हमें ODR जो अंडर 1% रखना था वो हमारा इससे इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह आप 6-7 पॉइंट आप बनाकर आप वहाँ पर रूट कोज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर करेक्टिव एक्शन वहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा अकाउंट जो डीएक्टिवेट हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, तो अब हम किस तरह अब करेक्ट एक्शन कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में इन चीज़ों की हम गलती ना करें। तो पहले पॉइंट में आप कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारी जो हमारा वेयर हाउस की जगह थी, हमारी जो स्टोरेज प्लेस थी वो कम थी और एक दूसरे के ऊपर हमने पार्सल रखे हुए थे ज़्यादा। अगर हमने 5 रखने थे उस लिमिट के मुताबिक तो हमने 10 रखे थे, 15 रखे थे, जिस रीज़न की वजह से नीचे जो डैमेज हो चुके हैं। मगर हमने अब स्टोरेज जो जगह है ना उसको हमने बढ़ा दिया, तो हम अब लहदा ऑर्डर को लहदा जो पार्सल हैं, लहदा जो यूनिट्स हैं उसको हमने एक बॉक्सेस के अंदर हम उसको रख रहे हैं ताकि उसके ऊपर अब वज़न ना आए और वो डैमेज वगैरह ना हो। उसके बाद हम जो भी शिपिंग कैरियर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें जो कि अमेज़ॉन के साथ इंटीग्रेट होगी। उसके बाद अगले आप पॉइंट में कहेंगे कि हम वो शिपिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर रियल टाइम स्टेटस वहाँ पर शो करेगी और उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है ना वो अमेज़ॉन के ऊपर अपडेट रहेगी
उसकी जो स्टेटस है वो सेलर भी और अमेज़ोन भी और बायर भी सारे उसको ट्रैक कर सकेंगे। हम उन सर्विसेज वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट हम मैन्युफैक्चर करवाते थे तो अब हम 700 या 800 यूनिट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और जो भी ऑर्डर वगैरह आएगा वो हम अपने बायर को सेंड करेंगे। और उसके बाद हम अपने जो टीम मेंबर है ना उसको एजुकेट करना शुरू कर दिए हैं अमेज़ोन की इस पॉलिसीज़ के बारे में, कि अमेज़ोन की जो ODR की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने एक वीक के अंदर एक क्लास हमने रख दी है ताकि हम इस पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें। उसके बाद फिर हमने 1 या 2 हमने टीम मेंबर और हायर कर लिए हैं जो कि अमेज़ोन के जितने भी बायर्स वगैरह के मैसेजेस वगैरह आते हैं उसको वो देख सकें, रीड कर सकें और उसको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स कर सकें। और अमेज़ोन की टीम से भी जितने भी कोई मैसेजेस वगैरह कोई मेल वगैरह आती हैं उसको भी वो देख सकें और उसको भी टाइम टू टाइम उसको रिप्लाई कर सकें, उसको रिस्पॉन्स कर सकें। तो इस तरह आप 5-6 पॉइंट्स आप अपने सिनेरियो के मुताबिक कि आपको नेगेटिव फीडबैक आया है, आपको चार्जबैक क्लेम आया है या आपको A to Z कंट्री क्लेम आया, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पहले चेक करेंगे सेलर सेंटर के अंदर। तो उसके मुताबिक आप एक स्ट्रॉन्ग अपील लिखेंगे। अपील लिखने के बाद फिर ही आप सबमिट करेंगे। जो आपको नोटिस रिसीव होता है उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपने अपील को सबमिट करना है। अदरवाइज़ फिर आपको जो अकाउंट हेल्थ है ना उसके अंदर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपने अपनी वो अपील को सबमिट करना होता है। तो इस तरह आप वो एक स्ट्रॉन्ग अपील लिखेंगे। अपील लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो आपने अपने पहले सस्पेंशन के नोटिस को आपने केयरफुली रीड करना है। उसके बाद अकाउंट हेल्थ को आपने चेक करना है, परफॉर्मेंस टैब को आपने चेक करना है। सारी चीज़ों का जब आप एनालिसिस करेंगे उसके बाद फिर आप जो अपनी अपील है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे, क्योंकि हर एक बंदे का सस्पेंशन का जो नोटिस है वो अलग-अलग होता है। तो आप कभी भी किसी की कॉपी ना करें, आप जस्ट उससे आइडिया लें। आइडिया लेने के बाद आप खुद अपने सिनेरियो के मुताबिक फिर आप वहाँ पर एक अपील को सबमिट करें। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।